Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video which is based on the turbine, and I have already posted my 3 videos based on turbine. As I have already mentioned that I am going to post 4 to 5 video based on the turbine topic. So this will be my 4th video, and after that the last video I will be posting, and that will be the end of the turbine topic, in which, and in all these 4 videos or 5 videos I have covered most of the points which is related to our DGCA module exam. So guys, अभी तक के जो 3 वीडियोस थे उसमें मैंने आपसे टरबाइन के फंक्शन के बारे में भी डिस्कस किया, फिर अटैचमेंट ऑफ टरबाइन ब्लेड पे, फिर थर्मल एक्सपेंशन जैसी चीज़ थी उसके लिए मतलब हम लोग क्या मतलब करके रखते हैं टरबाइन प्लेट्स में, वो सब मैंने आपसे शेयर किया अभी उन 3 वीडियोस के अंदर। फिर हमने लास्ट जो अभी रिसेंटली लास्ट जो 3rd वीडियो था उसमें मैंने अटैचमेंट ऑफ टरबाइन डिस्क टू टरबाइन शाफ्ट से, फिर अटैचमेंट ऑफ दोज ब्लेड्स टू द टरबाइन डिस्क, ये सब हम लोगों ने देखा। अब इस वीडियो में हम लोग प्रोसीड करते हैं कि और क्या पॉइंट्स हैं टरबाइन टॉपिक के अंदर जो हम देख सकते हैं। सो गाइस, बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, यू गाइस विल हैव डेफिनेटली अ गुड आइडिया टू रिलेटेड टू द turbine topic. Now the first point in this video is, in turbine rotor construction it occasionally becomes necessary to utilize turbine of more than one stage. क्या है कि जब हमें एक्सपेंशन बढ़ाना होता है, हमने गैसेस का एक्सपेंशन बढ़ाना होता है तो हम लोग टरबाइन की स्टेजेस बढ़ा देते हैं। अब ये कैसे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपने कंप्रेसर की कितनी स्टेजेस ली है। ठीक है, कंप्रेसर में अगर ज़्यादा स्टेजेस है तो यू कैन इंक्रीज द टरबाइन स्टेजेस टू। नाउ जैसे फ्री टरबाइन कंसेप्ट मैंने आपसे शेयर किया था, फ्री टरबाइन कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि एक एक्स्ट्रा टरबाइन रखा जाता है। वो एक्स्ट्रा टरबाइन का काम ये होता है एक्सपेंडेड गैसेस को री एक्सपेंड करना और आरपीएम ऑफ द टरबाइन को और बढ़ा देना। तो हम कुछ इंजन हैं, जेट इंजन हैं, जिसमें हम लोग टरबाइन के स्टेजेस बढ़ा कर रखते हैं। उसका मेन एग्जांपल है मेरा टर्बो प्रॉप इंजन, जिसमें आप टरबाइन की स्टेजेस बढ़ा के। अ सिंगल टरबाइन व्हील ऑफन कैन नॉट एब्जॉर्ब इनफ पावर फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस टू ड्राइव द कंपोनेंट dependent on the turbine for rotative power, thus it is necessary to add additional turbine stages. So अभी इस पॉइंट में मैं अगर देखा जाए तो मैं बोलूँगा कि जो टरबाइन का एक व्हील है वो पूरी प्रॉपर तरीके से एक्सपेंशन नहीं क्रिएट कर सकता। इस वजह से हम लोग स्टेजेस को बढ़ा के रखते हैं। स्टेजेस को बढ़ाने का यही रीज़न है। ओके, ये स्टेजेस को बढ़ाने का यही रीज़न है, हमें एक्सपेंशन बढ़ाना होता है ना। वो एक्सपेंशन बढ़ाने की वजह से हम लोग ये सब टास्क करके रखते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे इस पॉइंट में बोल रहा है कि आपको कौन से कितने कंपोनेंट को ड्राइव करना है, कितनी एक्सेसरी को डिफाइन करना है, उसी बिहाफ पे हम लोग स्टेजेस को इंक्रीज और डिक्रीज करके रखते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो अ टरबाइन स्टेज कंसिस्ट ऑफ अ रो ऑफ स्टेशनरी वेन और नोजल फॉलोड बाय रो ऑफ रोटेटिंग वेन्स। जैसे मैंने बताया आपको, सीसी खत्म होते ही आपका एनजीवी वाला पार्ट आ जाता है, नोजल गाइड वेन, जो कि टरबाइन का इनलेट गाइड वेन भी कहलाता है, और ये पहला पार्ट होता है हमारे टरबाइन के लिए। तो और इसके बाद हमारा रोटर वाला पार्ट होता है जो कि रोटेटिंग होता है, उसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स जो रहते हैं वो रोटेटिंग मतलब शाफ्ट पे रहते हैं। और ये स्टेटर वेन से मतलब ये स्टेशनरी रहते हैं, दे आर नॉट इन अ रोटेटिंग फॉर्म। इन सम मॉडल ऑफ टर्बोप्रॉप इंजन एज मैनी एज 5 टरबाइन स्टेजेस हैव बीन यूटिलाइज सक्सेसफुली। मैंने आपको अभी मेंशन किया पिछली स्लाइड में कि टर्बोप्रॉप इंजन में हम लोग नंबर ऑफ स्टेजेस जो है बढ़ा के रखते हैं। मेन रीजन क्या है, वहाँ पे शाफ्ट पावर जो है मैटर करता है, क्योंकि हमें इस टरबाइन से ही कनेक्टेड हमारा जो प्रोपेलर है, प्रोपेलर को ड्राइव करना होता है। तो प्रोपेलर को हाई आरपीएम के ड्राइव करने के लिए वी नीड सच काइंड ऑफ टरबाइन स्टेजेस। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज अभी तक मतलब यानी कि जेट इंजन है, टर्बो फैन है, टर्बो प्रॉप है, टर्बो शाफ्ट है, हम जनरली टरबाइन के जो स्टेजेस है जो ज़्यादा रखते हैं वो टर्बो प्रॉप इंजन इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग स्टेजेस को बढ़ा के रखते हैं। वरना अगर हम टर्बो शाफ्ट की बात करें तो उसमें भी हम फ्री टरबाइन कंसेप्ट यूज़ करते हैं। वो फ्री टरबाइन कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं हेलीकॉप्टर के रोटर को ड्राइव करने के लिए। नाउ इट शुड बी रिमेंबर दैट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ व्हील नेसेसरी फॉर ड्राइविंग इंजन कंपोनेंट, देयर इज ऑलवेज टरबाइन नोजल प्रिसीडिंग ईच व्हील। हर एक के बाद यानी कि टरबाइन व्हील के बाद आपके पास नोजल रहेगा ही रहेगा। वो टरबाइन नोजल का यही है, जैसे स्टेजेस हैं, स्टेजेस के बाद मतलब आपका पहले स्टेटर खत्म हुआ, फिर आपका रोटर आ जाएगा, फिर स्टेटर आ जाएगा। तो जैसे आप स्टेजेस लगा रहे हैं, स्टेजेस मतलब आप अगर रोटर के नंबर ऑफ जो स्टेजेस है वो बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये टरबाइन स्टेजेस बढ़ाने के साथ साथ आपका स्टेटर भी, क्योंकि स्टेज मतलब आपका रोटर और स्टेटर दोनों ही होते हैं। स्टेटर को यहाँ पे स्टेटर वेन्स यानी आपको नोजल गाइड वेन भी बोला जाता है। नोजल गाइड वेन आप जनरली उस पार्ट को बोलते हैं
जो कि कंबशन चैम्बर के जस्ट बाद है, और पहला स्टेज यानी कि पहला फेज हमारे टरबाइन की स्टेज का वो स्टेटर वेन से होते हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर दैट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ व्हील नेसेसरी फॉर ड्राइविंग द इंजन कंपोनेंट, देयर इज ऑलवेज अ टरबाइन नोजल प्रीसीडिंग ईच व्हील। हर एक के बाद आपका स्टेटर वेन्स रहेंगे ही रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं टर्बोजेट इंजन है जिसमें सिंगल स्टेज रोटर टरबाइन है। आप देख पा रहे हैं ये आपका सिंगल, आपका जो टरबाइन स्टेज है इसमें सिंगल ही लगाई हुई है। यहाँ पे देखिए मल्टी रोटर है, तो आप देख सकते हैं शाफ्ट में हर एक के लिए अलग अलग टरबाइन लगाई हुई, क्योंकि कंप्रेसर की स्टेजेस यहाँ पे फर्क है। कंप्रेसर की स्टेज बढ़ाई है, इसलिए आप देख सकते हैं कि रोटर जो है, रोटर शाफ्ट यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट रोटर शाफ्ट हमने प्रीफर किए, और हर एक के लिए टरबाइन की स्टेजेस बढ़ाई हुई है, हर एक से एक टरबाइन कनेक्टेड है। देन इसमें देखिए डुअल रोटर है यानी कि स्प्लिट पूल, ये टाइप का ही हम लोग इंजन प्रेफर करते हैं जनरली। फिलहाल ये तो अपने को टर्बो जेट फॉर्म में दिखाया हुआ, हम टर्बो फैन प्रेफर करते हैं। लेकिन जो स्टेजेस यानी कि डुअल स्पूल का मतलब है आपके दो शाफ्ट रहेंगे, और दोनों शाफ्ट पे अलग अलग कंप्रेसर की स्टेजेस होंगी और टरबाइन की स्टेजेस होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये डुअल स्प्लिट स्पूल दिखाया हुआ है, यहाँ पे 2 से 3। तो जनरली 2 डुअल स्पूल हम लोग प्रेफर करते हैं, जिसमें हमारा आपका एक शाफ्ट पे एलपीसी यानी कि लो प्रेशर कंप्रेसर कनेक्ट होता है लो प्रेशर टरबाइन से, और आपका लो हाई प्रेशर कंप्रेसर कनेक्ट होता है हाई प्रेशर टरबाइन से। एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व करना चाहूँगा, हाई प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर टरबाइन जो कनेक्ट होते हैं ये कंबशन चैम्बर के पास ही होते हैं। मतलब हाई प्रेशर कंप्रेसर के बाद ही आपका कंबशन चैम्बर का सेक्शन आता है, और जैसे आपका कंबशन चैम्बर सेक्शन एंड होता है तब आपका हाई प्रेशर टरबाइन आ जाता है। तो इसे N1 और N2 स्पूल से जाना जाता है। N1 मतलब आपका LPC, LPT और फैन हो सकता है अगर टर्बो फैन इंजन है, और टर्बो फैन नहीं है तो N1 आपका LPC और LPT रहेगा, N2 आपका HPC और HPT रहेगा। नाउ द टरबाइन केसिंग। अब टरबाइन केसिंग की बात करते हैं तो टरबाइन केसिंग एनक्लोजेस द टरबाइन व्हील एंड द नोजल वेन असेंबली। मतलब आपका टरबाइन का रोटर भी आ गया और स्टेटर भी आ गया इस केसिंग के अंदर, और तो कोई पार्ट है नहीं तो यही आ गया। एंड एट द सेम टाइम गिव्स ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट टू द स्टेटर एलिमेंट ऑफ द टरबाइन सेक्शन। जो भी स्टेटर एलिमेंट्स है उनको भी ये सपोर्ट करता है केसिंग। नाउ इट ऑलवेज हैज अ फ्लेंज प्रोवाइडेड फ्रंट एंड रियर फॉर बोल्टिंग द असेंबली ऑफ कंबशन चैम्बर हाउसिंग एंड एग्जॉस्ट कोन असेंबली रेस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या है, ये हम जब मैं आपको कंबशन चैम्बर वाला पार्ट बताऊंगा तो उसमें हम लोग देखेंगे एग्जॉस्ट कोन असेंबली को कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें यहाँ पे ये बता रहा है कि टरबाइन का ही जो रियर पोर्शन है इसमें एक फ्लैंज रहेगा शाफ्ट पे, वही फ्लैंज आपका फ्रंट और रियर फॉर बोल्टिंग, मतलब बोल्ट से आप कंबशन चैम्बर की जो हाउसिंग है उसको कनेक्ट करके रखते हैं, और इसके साथ साथ एग्जॉस्ट कोन असेंबली भी रहती है। तो फ्रंट पे आपका जैसे देखा जाए तो कंबशन चैम्बर हाउसिंग है, और रियर पे आप देखा जाए तो आपका एग्जॉस्ट कोन असेंबली को कनेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया, फ्लेंज भी रहती है। तो टरबाइन केसिंग के अंदर आपने देखा टरबाइन केसिंग में आपके टरबाइन व्हील और नोजल व्हील असेंबली के अलावा आपका स्टेटर एलिमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ फ्लेंज भी रहेगी। फ्लेंज जो है आपका फ्रंट और रियर फॉर बोल्टिंग द असेंबली ऑफ सीसी हाउसिंग, कंबशन चैम्बर की हाउसिंग को कनेक्ट करने के लिए, और आपके एग्जॉस्ट कोन असेंबली को कनेक्ट करने के लिए रहता है। ठीक है, नाउ ये है टरबाइन केसिंग की असेंबली। आप देख सकते हैं यहाँ पे टरबाइन, ये वाला आपका टरबाइन रोटर असेंबली होगा, इस पर शाफ्ट है और इसे कनेक्ट किया जा रहा है। इस तरीके की ये हाउसिंग दिखा रखी है, और ये स्टेटर वेल्स की भी असेंबली है यहाँ पे। नाउ द टॉपिक इज इंस्पेक्शन फॉर क्रैक इन टरबाइन सेक्शन। अब हमें क्रैकिंग, ये देखिए क्रैकिंग अगर है ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये चीज़। क्रैकिंग अगर ऐसी कुछ हमारे टरबाइन डिस्क पे या ब्लेड पे है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो हमें इसका इंस्पेक्शन करके रखना पड़ता है। और हम क्रैकिंग अलाउड नहीं करते क्योंकि स्टॉलिंग जैसी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, हो सकता है फटीक जैसी, क्योंकि हाई टेम्परेचर फेस करना है टरबाइन सेक्शन को, तो हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तो पहला पॉइंट बोलता है क्रैक डिटेक्शन व्हेन डीलिंग विद द टरबाइन डिस्क एंड ब्लेड इज मोस्टली विजुअल। आपको उसे दिखेगा, विजुअल है। ऑल्दो स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन टेक्निक कैन बी यूज्ड सच एज पेनिट्रेंट मेथड एंड अदर टू एड इन द इंस्पेक्शन। तो आप इंस्पेक्शन के दौरान आप स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन करते हैं तो टेक्निक आप यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेनिट्रेट मेथड है जिसे आप प्रेफर करते हैं। क्रैक ऑन द डिस्क नेसेसिटेट द रिजेक्शन ऑफ द डिस्क एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टरबाइन रोटर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है फॉर मॉड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर डिस्क पे क्रैक है तो आपका डिस्क जो है वो आपको रिजेक्ट करना होगा या फिर रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, मतलब आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। मतलब क्रैक अगर फाउंड हुआ है तो आपको उसके बारे में सोचना है, कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। स्लाइड पिटिंग कॉज्ड बाय द impingement of foreign matter may be
ब्लेंडेड बाय स्टोनिंग एंड पॉलिशिंग। मतलब अगर थोड़ा सा भी उखड़ा हुआ है कुछ ऐसा, मतलब ऐसा समझिए कोई सरफेस पे अगर कुछ डैमेज है, वो फॉरेन एफओडी से कारण, जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट क्योंकि इस सेक्शन के दौरान अगर आ गए हैं सीसी के थ्रू वहां पे चले गए, तो अगर ऐसा कुछ है डैमेज तो वो हम लोग पॉलिशिंग के थ्रू भी या स्टोनिंग के थ्रू हम लोग उसे रिमूव कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेना है। तो एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर थोड़ा सा कोई डैमेज है टरबाइन डिस्क पे फॉरेन मटेरियल के कारण, फॉरेन मैटर के कारण, तो वो आप पॉलिशिंग के थ्रू भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट अंडर विच द टरबाइन ब्लेड ऑपरेट, दे आर ससेप्टेबल टू डैमेज। अगर एफओडी से ऐसा कुछ डैमेज हुआ है, छोटा सा भी डैमेज अगर हुआ है, तो हो सकता है क्योंकि इसे एक्सट्रीम हीट फेस करनी है, तो वो मतलब हो सकता है डैमेज को बढ़ा दे। Strong light and magnifying glass are used for inspection of turbine blade for stress rupture crack and डिफॉर्मेशन ऑफ द लीडिंग एज। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्या, यानी कि आपको लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट और मैग्नीफाइंग लेंस, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड मैग्नीफाइंग लेंस आपको प्रिफर करने होते हैं टरबाइन ब्लेड पे इंस्पेक्शन के लिए। किसके लिए? स्ट्रेच या मतलब स्ट्रेस रप्चर क्रैक हुआ है, मतलब क्रैकिंग के लिए, स्ट्रेस के कारण जो क्रैक हुआ वो, या फिर डिफॉर्मेशन हुए लीडिंग एज पे, ब्लेड के लीडिंग एज पे, डिस्क के लीडिंग एज पे। ये लीडिंग एज पे अगर कोई ऐसा कहीं भी आपको क्रैक दिया है तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग लाइट और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं उसके इंस्पेक्शन के लिए। किसके? स्ट्रेस रप्चर क्रैक एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एज, डिफॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एज। अगर लीडिंग एज पे डिफॉर्म, आपको पता होगा टरबाइन ब्लेड्स हैं तो एली और ट्रेलिंग एज दोनों ही होंगे, आप कनेक्ट करके रखते हैं क्योंकि एरोफॉइल शेप में रहते हैं ब्लेड्स भी। नाउ स्ट्रेस रप्चर क्रैक यूजुअली अपीयर एज ए माइन्यूट हेयर लाइन क्रैक ऑन और अक्रॉस द लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज एट राइट एंगल टू द एज लेंथ। ये आपको याद रखना है ये पॉइंट भी। स्ट्रेस रप्चर क्रैक क्या है? ये आपको जैसे हमारे बाल हैं वैसे ही माइन्यूट हेयर लाइन की तरह ये क्रैक रहते हैं। ये कहाँ? लीडिंग एज या ट्रेलिंग एज पे हो सकते हैं, बट कैसे? राइट एंगल टू द एज लेंथ, जो एज लेंथ है उसके राइट एंगल पे ये रहते हैं। कैसे? माइन्यूट हेयर लाइन क्रैक्स ऑन और अक्रॉस द लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज एट द राइट एंगल टू द एज लेंथ, राइट एंगल। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ये पॉइंट। नाउ विजिबल क्रैक में रेंज इन लेंथ फ्रॉम 1/16 इंच अपवर्ड। तो इस स्लाइड में हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर मैं देखूं तो। जैसे कि पहला आपको वो माइनर डैमेज भी हमें, क्योंकि हीट फेस करनी होती है तो उसका ध्यान रखना है क्योंकि वो बड़ा डैमेज हो सकता है अगर एफओडी से हुआ है। फिर इन सबको आइडेंटिफाई करें, क्रैक को इंस्पेक्ट करने के लिए आप लोग स्ट्रॉन्ग लाइट और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप स्ट्रेस रप्चर क्रैक और डिफॉर्मेशन इन द लीडिंग एज आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्ट्रेस रप्चर क्रैक कैसे अपीयर होता है? ये माइन्यूट हेयर लाइन की तरह अपीयर होगा। कहाँ पे? लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज पे, बट कैसे? एट राइट एंगल टू द एज लेंथ, जो भी एज है उसके एज लेंथ के राइट एंगल ही अपीयर होता है स्ट्रेस रप्चर क्रैक। उसके बाद विजिबल क्रैक्स में भी इनकी रेंज जो होती है वो 1/16 इंच अपवर्ड होती है, 1/16 इंच अपवर्ड। ये आपको याद रखना है। विजिबल क्रैक में रेंज इन लेंथ फ्रॉम 1/16 इंच अपवर्ड। इस तरीके से स्ट्रेस रप्चर क्रैक आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम, स्ट्रेस रप्चर क्रैक जो कि माइन्यूट हेयर लाइन की तरह आप देख सकते हैं किस तरीके से हेयर फॉर्म में ये दिखाया हुआ है। नाउ deformation caused by over temperature may appear as waviness or areas of variable aerofoil thickness along the leading edge। तो डिफॉर्मेशन अगर ओवर टेम्परेचर के कारण हुआ है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर के कारण हुआ है, मे अपीयर एज वेवीनेस, मतलब थोड़ा फूलना हो जाएगा ब्लेड्स में, और एरियाज ऑफ वेरिंग एरोफॉइल थिकनेस अलोंग द लीडिंग एज। आपको लीडिंग एज के दौरान, मतलब जो लीडिंग एज होगा उनका ब्लेड का, वो आपको थिक होते हुए दिखेंगे, थिन से थिक होते हुए दिखेंगे। एरोफॉइल्स में थिकनेस मतलब फूल जाएंगे, वेवीनेस मतलब आपको फूले हुए दिखेंगे। ये किससे आपको आइडेंटिफाई करना है? ये आपको दिखेंगे डिफॉर्मेशन किसकी वजह से? ओवर टेम्परेचर की वजह से। द लीडिंग एज मस्ट बी स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस along its entire length except for areas repaired by blending। ब्लेंडिंग आपने की थी अभी जब एफओडी के कारण कुछ हो रहा था, तो आपने वहां पे ब्लेंडिंग और स्टोनिंग, मतलब स्टोनिंग से आपने उसे या पॉलिशिंग से आपने उसे रिमूव करने की कोशिश की थी, जो कि हेयर लाइन स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे थे, मतलब बहुत छोटे से एफओडी के कारण कुछ छोटा मोटा डैमेज हो रहा था। तो लीडिंग एज मस्ट बी स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस along the its entire length except for the areas repaired by blending। जितने भी एरियाज, मतलब इन एरिया को छोड़ के बाकी लीडिंग एज जो है वो स्ट्रेट और यूनिफॉर्म थिकनेस होनी चाहिए।
कौन से एरिया को छोड़ा हमने, जिन्हें एफओडी डैमेज के कारण हमने ब्लेंडिंग करके रखी है, मतलब पॉलिशिंग करके रखी है, उन एरिया के अलावा बाकी एरिया हमारे स्ट्रेट और यूनिफॉर्म थिकनेस के होने चाहिए अलोंग द डन। डू नॉट कंफ्यूज stress, rupture, crack or deformation of the leading edge with the foreign material impingement, damage or with blending repair to the blade। very important point, आपको stress, rupture, crack और deformation of the leading edge जो foreign material के कारण हुआ है, मतलब कोई FOD के कारण अगर कुछ ऐसा हुआ है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। किससे? जो अगर ओवर टेम्परेचर से कुछ खराब हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि आप अगर ओवर टेम्परेचर की वजह से कुछ हुआ है वो एक डिफरेंट थिंग हो गई, और आपके एफओडी की वजह से हुआ है वो डिफरेंट थिंग हो गई। क्रैक में भी आपको ये डिफरेंस आपको दिखाया हुआ है। व्हेन एनी स्ट्रेस रप्चर, क्रैक और डिफॉर्मेशन ऑफ द लीडिंग एज ऑफ द फर्स्ट स्टेज टर्बाइन ब्लेड आर फाउंड, एन ओवर टेम्परेचर कंडीशन कैन बी सस्पेक्टेड। अगर स्ट्रेस रप्चर, क्रैक और डिफॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एज ऑफ द फर्स्ट स्टेज टर्बाइन ब्लेड आर फाउंड, तो वो ओवर टेम्परेचर कंडीशन की वजह से हुई होगी, ये आप मान सकते हैं। तो इस स्लाइड में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं मॉड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट, डिफॉर्मेशन अगर ओवर टेम्परेचर से हुआ है तो वेवीनेस जैसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मतलब वेवीनेस मतलब फूला हुआ ब्लेड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसने बोला है जिन एरिया को आपने ब्लेंडिंग यानी कि पॉलिशिंग वगैरह से रिपेयर किया हुआ है उनको छोड़ के बाकी सारे एरिया लीडिंग एज जो है हमारी स्ट्रेट और यूनिफॉर्म थिकनेस की रहेगी पूरी लेंथ पे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेस रप्चर, क्रैक और डिफॉर्मेशन ऑफ द लीडिंग एज विद फॉरेन मटेरियल इंपेजमेंट, डैमेज और विद ब्लेंडिंग रिपेयर टू द ब्लेड, मतलब आपको एफओडी डैमेज से आपको मतलब इसको जो ओवर टेम्परेचर से क्रैक हुआ है उसको फॉरेन एफओडी से रिलेट नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में फर्क है। एक में वेवीनेस आपको दिख रही है और दूसरे में आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा है जिसे आप पॉलिशिंग से कंप्लीट कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। व्हेन एनी स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस रप्चर, क्रैक है या डिफॉर्मेशन है लीडिंग एज का फर्स्ट स्टेज में, वो आपको ओवर टेम्परेचर की वजह से होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से टर्बाइन ब्लेड वेवीनेस आपको दिखेगी। देखो आप ब्लेड थोड़े से डाइवर्जन यानी कि फूले हुए दिख रहे हैं आपको। तो गाइज दिस मच फॉर इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं इस टर्बाइन टॉपिक को एंड